हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 15 मई को 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तीनों आर्टिकल द हिंदू से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आज के आर्टिकल्स आए हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है यंग पीपल फेड अवे व्हेन देयर इज़ नो विजन। इस आर्टिकल में हम बात करेंगे इश्यूज रिलेटेड टू इंक्रीज इन सुसाइड रेट्स अमॉन्ग स्टूडेंट स्पेशली इन एजुकेशनल हब लाइक कोटा। मेंस का एक क्वेश्चन तैयार करेंगे। GS1 सोसाइटी में लास्ट ईयर वुमेन्स के ऊपर सुसाइड के कमिट करने के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत हाई चांसेस हैं कि इस आर्टिकल से आपको क्वेश्चन आ जाए। मेंस के लिए रेलेवेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है कैंडिडेट नोट्स ऑन NHRC स्टेटस डिफरल। जो NHRC का स्टेटस डिफरल हुआ है वो किसने किया है, पेरिस प्रिंसिपल क्या है, GANHRI क्या है, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन, ये किस तरीके से कैसे क्या क्राइटेरिया के हिसाब से NHRC को स्टेटस प्रोवाइड करता है, रेटिंग प्रोवाइड करता है, सारे एस्पेक्ट पर बात की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे, जो लास्ट आर्टिकल है वो है राइज इन पब्लिक स्पेंडिंग ड्यू टू स्टेट्स एंड नॉर्थ सेंटर। डेटा बेस्ड आर्टिकल है, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। तीनों आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे प्रोवाइड की गई होगी, या फिर सिंप्लीफाइड सिविल सर्विस सर्च करिए, हम आपको मिल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है यंग पीपल फेड अवे व्हेन देयर इज़ नो विजन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS1 इंडियन सोसाइटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल अगर हम थीम की बात करें आर्टिकल की, तो थीम क्या है? इंक्रीजिंग केसेस ऑफ सुसाइड्स इन एजुकेशनल हब सिटी लाइक कोटा। तो ओवरऑल जो थीम है वो स्टूडेंट के सुसाइड केसेस के बारे में है। क्यों सुसाइड केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं पिछले कुछ सालों में, उसके रीजंस क्या क्या हैं, कोर रीजंस क्या हैं, रूट कॉज क्या हैं, और उसे एड्रेस करने के लिए क्या किया जा सकता है, एजुकेशन सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है, ये सारे के सारे एस्पेक्ट इस आर्टिकल में एड्रेस किए जाएंगे। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से उतना इम्पॉर्टेंट ये आर्टिकल नहीं है, मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर आपको वुमेन सुसाइड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, क्या रीजंस हैं, इस तरह की चीज़ें पूछी गई थी। तो काफ़ी चांसेस हैं कि आपको जो स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं स्पेशली इन एजुकेशनल हब, इतना स्पेसिफिक क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। तो ये एस्पेक्ट इस आर्टिकल के थ्रू एड्रेस किया जाएगा। अब आर्टिकल शुरू करते हैं। आर्टिकल आया क्यों है ये देख लेते हैं। पिछले महीने एक यंग पर्सन ने डिसाइड किया कि उसे अपनी लाइफ को ख़त्म कर देना चाहिए, और उसके पहले भी लगातार इसी तरह के केसेस आ रहे हैं। ये जो यंग पर्सन था ये कोटा में रहने वाला एक स्टूडेंट था। पिछले एक साल में कोटा राजस्थान में 25 स्टूडेंट ने सुसाइड कमिट किया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। एक पर्टिकुलर सिटी में रहने वाले 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सुसाइड किए हैं। इनके अगर आप सुसाइड नोट्स देखेंगे तो उसमें जनरल जो रीज़न आया है वो क्या है? जो फैमिली प्रेशर है एक बहुत बड़ा रीज़न वो है, सोशल प्रेशर एक बहुत बड़ा रीज़न है, और जो बच्चे एंट्रेंस एग्ज़ाम पास नहीं हो पाते हैं वो अपने आप को फेलियर समझते हैं, और इन्हीं सारे रीज़न्स के कारण जो है वो ये स्टेप उठा रहे हैं। जो रीसेंट डेवलपमेंट है ये एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है, और अगर इस ट्रेंड को आपने कंटिन्यू होने दिया या फिर इस ट्रेंड को रोकने के लिए कुछ नहीं किया गया तो जो हमारे यंग पीपल होंगे वो इसी तरीके से पेरिश होते चले जाएंगे, ख़त्म होते चले जाएंगे। इसलिए इसकी गंभीरता को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसको एड्रेस करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या रीज़न्स हैं? सबसे पहले रीज़न्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं। जो जनरल रीज़न्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला रीज़न है इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली एंड रिलेटिव्स। जो फैमिली और रिलेटिव्स का इन्फ्लुएंस है ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, स्पेशली रिलेटिव्स का। जनरली क्या होता है कि हमारे बाजू वाले घर का जो बच्चा है वो कोटा गया है तो आपके ऊपर भी एक प्रेशर आ जाता है कि यार बंटी भैया तो चले गए, अब मुझे भी जाना पड़ेगा। बच्चे नहीं जाना चाहते लेकिन उनके ऊपर पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कोटा चला गया तो बच्चे का सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, और एक बार IIT में हो गया तो फिर तो उसका जीवन एकदम बढ़िया हो जाना है, उसे कोई ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी, लाइफ सेट हो जाएगी, उनका ये मानना है। तो बच्चों
कि सफलता को अपनी सफलता के साथ जोड़ देते हैं पेरेंट्स, और अगर बच्चा फेल होता है तो वो भी उसे अपना फेलियर मानते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा रीज़न है बच्चों के ऊपर प्रेशर होने का। वो बच्चे प्रेशर से कोप अप नहीं कर पाते हैं अगर वो फेल हो जाते हैं, और इन्हीं कारणों से उन्हें इस तरह की स्टेप लेनी पड़ती है। दूसरा क्या है? एकेडमिक प्रेशर। एकेडमिक प्रेशर, आप कोचिंग इंस्टीट्यूशन जाइए, 10 घंटे, 12 घंटे, 13 घंटे क्लासेस चल रही हैं। किसके लिए? एक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। आपका एक पेपर आपकी पूरी ज़िंदगी डिफाइन करने वाला है। वो पेपर अगर आपने गोला गलत भर दिया तो आप जो है रिजेक्टेड हो जाएंगे और आप जो है फेलियर कहलाएंगे पूरी ज़िंदगी में। क्यों? क्योंकि आप सिविल सर्विस नहीं निकाल पाए, आप आईआईटी नहीं निकाल पाए, या आप बाकी कोई और जो है अच्छी रेपुटेड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है बच्चों पे, और अगर किसी कारणों से वो फेल हो जाते हैं तो स्ट्रेस को नहीं डील कर पाते हैं, तो इस तरह की स्टेप्स ले लेते हैं। तो एकेडमिक प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, और उसके कारण एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ ये बहुत ज़्यादा होते हैं, और इसकी अवेयरनेस भी नहीं होती है। आप टीनेजर्स हैं, 16 साल के, आपको कहाँ पता होगा इन सब सारी चीज़ों के बारे में। इवन यूपीएससी में जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें नहीं पता कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्या है, एंजाइटी क्या है, डिप्रेशन क्या है। वो नॉर्मल जी रहे हैं, कई सालों से तैयारी कर रहे हैं, उनको लग रहा है सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो अंदर जो है दबाते जा रहे हैं। जो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उससे डील नहीं करना चाहते, अपने इमोशंस को नहीं पहचानना चाहते, जबकि इमोशनल इंटेलिजेंस पूरे 4 साल 5 साल वही पढ़ते हैं और आंसर भी लिख कर आते हैं। तो ये इश्यूज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ रहा है, और फिर जब वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है तो इस तरह की स्टेप कई बार बच्चे उठा लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो एकेडमिक प्रेशर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है, इसके कारण जो बच्चा है, 16 साल का बच्चा, वो अपनी टीनेज लाइफ तो पूरी तरीके से खो देता है। उसका जो ओवरऑल डेवलपमेंट होना था वो नहीं हो पा रहा। अब उसका सिर्फ एक ध्यान है कि मुझे गोला लगाना है और पास होना है। 10-10 घंटे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, एक रूम में घुसे हुए हैं, अंदर डले हुए हैं, कोई सोशल स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रही, ना किसी से बात कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, सिर्फ पढ़ाई, एक एंट्रेंस, एक पेपर, 2 घंटे का 3 घंटे का पेपर, और उनकी लाइफ डिसाइड। तो कहीं ना कहीं हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है वो भी इसके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट, आइसोलेशन एंड लोनलीनेस। टॉपर्स की बात सुनो, बोलते हैं रूम में डले रहे हम निकले ही नहीं, हमने सवेरा नहीं देखा, अंधेरा नहीं देखा, हम सिर्फ रूम में बैठे रहते थे, सिर्फ 6 महीने ऐसी पढ़ाई करिए आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बच्चे लोग जब ये सारी चीज़ें सुनते हैं तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हैं, उन्हें लगता है कि यही एक सफलता का मार्ग है, उसके कारण वो आइसोलेट रहते हैं। अब हर कोई तो सक्सेसफुल नहीं होता है, जो सक्सेसफुल होने वाली नॉइस होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। कम लोग होते हैं लेकिन जो सक्सेसफुल होते हैं उनकी आवाज़ ही ज़्यादा सुनी जाती है, जो फेलियर रहते हैं उनकी आवाज़ कहाँ कोई सुनता है। तो आइसोलेशन और लोनलीनेस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप 6 महीने रह के पास हो गए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं हो पाए तो यही अकेलापन जो है आपको बहुत परेशान कर सकता है, और उस कारण से भी एक बहुत बड़ा ये रीज़न है। स्पेशली यूपीएससी में अगर आगे चल के देखें तो ये चीज़ें बच्चों को फेस करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चे जनरली सोचते हैं कि अकेले रहेंगे तो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ पाएंगे, और जितने रिश्ते बनते हैं उतना समय वेस्ट होता है। ये एक मतलब वैलिड रीज़न है, ऐसा होता भी है। नेक्स्ट क्या है? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम एजुकेशनल हब। जो एजुकेशनल हब है, जो कोचिंग क्लासेस हैं, उनसे भी सपोर्ट नहीं मिलता है। क्या होता है? कोटा वगैरह की बात करें तो कोचिंग क्लासेस में 60 बैचेस होती हैं, एक एक बैच में 100 बच्चे होते हैं, 6,000 10,000 इस तरह के बच्चे पढ़ रहे होते हैं। जो टॉप करते हैं उन्हें बेस्ट फैकल्टी मिलती है, और हर एग्ज़ाम के बाद शफल होती है आपकी बैचेस। बच्चा यहीं पर डिप्रेशन में, फिर रेस में लग जाता है। नीचे बैच आ गई तो ऊपर कैसे आया जाए, ऊपर कैसे हम बढ़े, यहीं पर तो वो एग्ज़ाम जेई होने से पहले, नीट होने से पहले वो यहीं पर डिसाइड हो जाता है कि उसका होगा या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसकी अगर बैच बहुत कम हो गई तो वो ऑलरेडी इतना कम कॉन्फिडेंस होता है कि वो अच्छा कर भी सकता है पेपर में, तो भी वो नहीं कर पाता है, और यहाँ पर रेस चल रही होती है, उसी में इतना एंजाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। और उसके अलावा जो बच्चे पीछे हैं, जबकि वो बेस्ट बच्चे थे अपने डिस्ट्रिक्ट के, अपने स्कूल के, वो बच्चे भी यहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं, और उनको सपोर्ट करने के लिए कोई भी एजुकेशनल हब में किसी भी तरह का इस सपोर्ट सिस्टम या स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया गया है। साइकोलॉजिस्ट और जो आपके थेरेपिस्ट हैं, ये लोगों को रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चों को सपोर्ट दे सके। 16 साल के बच्चे को फेलियर से कैसे डील किया जाए, उन्हें कैसे समझ में आएगा, उन्हें समझाने के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट है सोशल
प्रेशर, स्टिग्मा अराउंड फेलियर। एक पेपर नहीं निकला और हमने डिसाइड कर दिया कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा। हम जान भी नहीं रहे हैं कि उसकी प्रतिभा किस में है, क्योंकि बंटी भैया चले गए और मोहन भैया, रमेश भैया, सारे भैया लोग चले गए हैं, तो आपको भी यही करना है। उन्होंने इससे ही नाम कमाया है, तो यही एकमात्र तरीका है। तो ये चीज़ हमारे सोसाइटी का पार्ट बन चुका है, सोशल प्रेशर बन चुका है। रिश्तेदार जो है जब देखो तब पूछते रहते हैं क्या हुआ तुम्हारे बच्चे का, क्या हुआ। इवन सब्जी वाले भी पूछने लगे हैं, और भैया क्या चल रहा है आपका, हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह की चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिल रही है। तो इन सारे रीजंस के कारण ये एक बहुत प्रमुख कारण है जिसके कारण जो सुसाइड है स्टूडेंट्स में वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हमें दिख रहा है। अब राइज ऑफ कोचिंग क्लासेस की बात करते हैं। राइज ऑफ कोचिंग क्लासेस भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्या होता है जब कोचिंग क्लासेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बच्चे यहाँ चले गए, 10 से 12 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो सोशल स्किल्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। जब आप स्कूल में होते हो तो आप स्टडी कर रहे होते हो, अब अपने आपके फ्रेंड्स होते हैं, आप उनके साथ खाना खाते हो, आप उनसे बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, एक रिलेशनशिप डेवलप होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होता है, IQ डेवलप होता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो। लेकिन जब आप कोचिंग सेंटर में होते हो तो आप ना बाजू वाले से बात करते हो, आप उसको अपना कॉम्पिटिटर मानते हो, आप हर चीज़ में जो है उससे आगे बढ़ना चाहते हो। वो 10 घंटे पढ़ रहा है, आप 12 घंटे पढ़ोगे, वो 12 पढ़ रहा है, आप 14 पढ़ोगे। पूरे समय अपने आप को आइसोलेट रखते हो, और इन सारे कारण से जो आपकी सोशल स्किल्स हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। सिर्फ आप क्या कर रहे हो, बबल भर रहे हो और सिलेक्ट हो रहे हो। ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते हैं। किनको, जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको ऐसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं चाहिए होते। लेकिन ऐसे ही बच्चे मिल रहे हैं क्योंकि हमने क्या कर दिया है, सिर्फ एक पेपर रख दिया है जो डिसाइड करेगा कि बच्चा अच्छा है या फिर नहीं। IQ के साथ साथ EQ पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो हमें ओवरऑल जो बच्चे हैं वो बेहतर बच्चे नहीं मिल पाएंगे। तो कोचिंग का राइज ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ रहे हैं और सुसाइड कमिट कर रहे हैं। अब एक केस स्टडी की बात कर लेते हैं। रिसेंटली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट इंट्रोड्यूस किया गया है फॉर द एंट्री इन UG एंड PG कोर्सेज इन आर्ट्स। जो DU है, DU के कॉलेजेस, JNU, बड़े बड़े जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं आर्ट्स के, वहाँ पर एंट्री के लिए अब आपको CUET एग्ज़ाम देनी होती है। सिर्फ एक एंट्रेंस पेपर दीजिए, अच्छे नंबर पाइए और सिलेक्ट हो जाइए। इससे पहले क्या हुआ करता था, 2 साल के पहले जनरली जो आपके क्लास 12th का रिज़ल्ट होता था वो रिज़ल्ट मायने रखता था, वही आप उसी के थ्रू आपकी मेरिट बनती थी, और उसके बाद अगर सेम नंबर हैं बच्चों के तो इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कराए जाते थे, और इंटरव्यूज़ और 12th के नंबर के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता था पर्टिकुलर कॉलेजेस में। लेकिन अब सिंगल पेपर कर दिया, ये पेपर दो, अगर आपने अच्छे नंबर लाए तो होगा, नहीं लाए तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सारी की सारी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, एक सिंगल पेपर पे, जो कि 2 घंटे 2.5 घंटे का पेपर होगा, और वो डिसाइड कर दे रहा है आपका भविष्य। अब प्रॉब्लम क्या है, जो फैकल्टीज़ हैं DU की, JNU की, उनका ये मानना है कि जो पहले बच्चे आया करते थे वो काफ़ी अच्छे बच्चे होते थे, जो अभी बच्चे आ रहे हैं वो उतने अच्छे बच्चे नहीं हैं। उनका ये मानना है कि जो बच्चे हैं उन्हें कोचिंग इंस्टीट्यूशन में चीज़ें सिखा दी जाती है, रटा दी जाती है कि किस तरीके से जो है आपको पेपर सॉल्व करना है, बबल भरना है और पास होना है। बच्चों में ना सोशल स्किल है, ना कम्युनिकेशन स्किल है, और ना ही बेसिक कंसेप्ट्स को समझने की एबिलिटी है। तो ये सारे इश्यूज़ के साथ जो है बच्चे यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है टीचर्स और फैकल्टीज़ को फेस करना पड़ रहा है जब से CUET हुआ है। इसके अलावा JEE के थ्रू आप इंजीनियरिंग, सिंगल एग्ज़ाम के थ्रू आप इंजीनियरिंग में एडमिशन ले सकते हैं, IITs में ले सकते हैं। डॉक्टर बनना है तो नीट एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ये जो सिंगल एंट्रेंस कर दिया गया है इसके थ्रू हम बच्चे को जज कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ कोचिंग का राइज हुआ है। एक एग्ज़ाम दिलवाने के लिए कोचिंग पूरी मेहनत कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और पैसे ले के लोगों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बच्चों का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक, इसके अलावा एक और बहुत ज़्यादा इशू आ जाता है, वो है फाइनेंशियल डेप्थ। कई बार जो फादर मदर होते हैं वो फाइनेंशियल
डेब्ट में आ जाते हैं, लोन उठा करके अपने बच्चों को इन कोचिंग्स में पढ़ाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा प्रेशर रहता है। अगर बच्चे परफॉर्म नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि उन्होंने अपने फादर मदर को फेल किया है, उनके ऊपर इतना लोन लिया, उन्होंने इतना परेशान हुए वो, और वो क्या नहीं कर पाए, डिलीवर नहीं कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो ये जो कोचिंग बढ़ रही है इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, और उसका रीज़न ये है कि हम एक सिंगल पेपर से सब कुछ जज कर रहे हैं। हमने ये छोड़ ही दिया कि बच्चे ने पिछले 12 साल में क्या सीखा, क्या किया, उसकी 12 साल की परफॉर्मेंस जो स्कूल के टाइम की थी वो काउंट ही नहीं हो रही है। अब सिर्फ एक पेपर 2 घंटे का डिसाइड कर दे रहा है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सक्सेसफुल हैं या फेलियर है। तो ये जो स्कूल वाला एजुकेशन सिस्टम के जो भी नंबर हैं, अपने 10 साल 12 साल का जो भी उन्होंने सीखा है, इसको काउंट करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली यूजी में। अगर आप इन सब चीज़ों को काउंट नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है नुकसान होगा, बच्चों का फुल जो है डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। और उनका फोकस भी यही हो जाता है, 6 क्लास से ही चालू कर देते हैं IIT JEE की तैयारी, 9 क्लास 10 क्लास में पढ़ना बंद कर देते हैं, 11th 12th में तो स्कूल जाना ही बंद कर देते हैं। ऐसे में कम्युनिकेशन स्किल, सोशल स्किल डेवलप कैसे होगी? सारा फोकस सिर्फ एक एग्ज़ाम पे रहेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, इसलिए हमें इस सिस्टम को बदलने की बहुत ज़रूरत है। जो स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरकारी स्कूल हैं, उनको और जो है डेवलप करने की ज़रूरत है, रोबस्ट करने की ज़रूरत है। NEP लेके आए हैं, NEP को प्रॉपर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और जो फोकस है स्कूल एजुकेशन का, उसको जो है इम्पॉर्टेंस तभी मिलेगी जब आप उनको यूजी के एडमिशन उसी परसेंटेज के बेसिस पे देंगे। जितने भी बोर्ड हैं उसको CBSE से अलाइन करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट अगर वन नेशन वन बोर्ड हो पाए तो और भी अच्छी बात है। बिल्कुल डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अगर आप वन नेशन वन बोर्ड नहीं भी कर पा रहे हैं तो सारे बोर्ड्स को अलाइन करने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रोल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू। अब हम पर्सनल इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। पर्सनल इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसे ऐड करना ज़रूरी है जब भी आप बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं यूजी या फिर पीजी में। पर्सनल इंटरव्यू से होगा क्या? क्योंकि कोचिंग में एक साल में पर्सनालिटी नहीं बनाई जा सकती, कैरेक्टर डेवलप नहीं किया जा सकता, इसमें स्कूल का बहुत बड़ा रोल है। तो बहुत सारे पेरेंट्स जो बच्चों को शुरू से ही कोचिंग में डाल देते हैं, 9th 10th में कोचिंग डमी स्कूल पढ़ा रहे होते हैं, ये सारी चीज़ें रुक सकती है अगर पर्सनल इंटरव्यू एज अ कंपोनेंट अगर हम ऐड कर लेते हैं बच्चों की एंट्री में। हम क्या चाहते हैं ओवरऑल कि स्कूल ज़्यादा मैटर करे, जो कोचिंग क्लासेस हैं वो उतनी ज़्यादा मैटर ना करें। क्योंकि आप जब स्कूल में होते हैं तो आप लोग खुश भी रहते हैं, आप खेलते भी हैं, आप पढ़ते भी हैं, और आपका ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। लेकिन जब आप कोचिंग में होते हैं तो सिर्फ आप जो है अपने बारे में सोच रहे होते हैं, ना आपका इंटरेक्शन होता है, ना किसी भी तरह की चीज़ें होती है जिसमें आपकी सिर्फ एकमात्र खुशी होती है कि अगर आपके नंबर अच्छे आएंगे तो आप खुश होंगे, नंबर अच्छे नहीं आएंगे तो आप दुखी होंगे, मेंटल इश्यूज़ होंगे, एंजाइटी होगी, डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पर हम कोचिंग के रोल को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो है पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब UPSC जैसा इंटरव्यू होता है वैसे इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। ग्रिलिंग, ग्राइंडिंग, इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे बस अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएँ, जब भी वो निकले इंटरव्यू से तो खुश होकर निकले, इंटरेक्शन टाइप से होना चाहिए। तो जो इंटरव्यू पैनल है उनको बहुत सेंसिटिव होने की ज़रूरत है जब भी वो पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पर्सनल इंटरव्यू है वो अगर होता है, एज ए कंपोनेंट ऐड होता है, तो चांसेस ये रहेंगे कि बच्चों का फोकस स्कूल पर ज़्यादा बढ़ेगा, और उसके कारण इस तरह के जो सुसाइड हो रहे हैं, कोचिंग कैपिटल बनी हुई है, इनका इन्फ्लुएंस कम होगा, बच्चों के सुसाइड करने के केसेस भी कम आएंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, जो देश का फ्यूचर है, वो पेरिश ना हो, तो हमको सबको मिलकर के टीचर्स, पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर और पार्लियामेंटेरियंस को उन यंग पीपल के लिए एक विज़न देखना होगा और उस विज़न पे इम्प्लीमेंट करना होगा, ताकि जो बच्चे हैं वो अपने फ्लरिश कर सकें और पेरिश ना हो। ये बेसिकली आपका पूरा आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कैंडिड नोट्स ऑन द NHRC स्टेटस डिफरल। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 पॉलिटी मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। कौन-सी जुडिशियल बॉडी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है? यहाँ पर हम NHRC के बारे में बात करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन।
एनएचआरसी की स्थापना कब हुई थी? 1993 में। और कौन से एक्ट के अंदर बनाया गया था? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट। लेटर इसे अमेंड भी किया गया था 2006 में। तो ये जो है मेन कमीशन है जो कि क्या देखता है कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन ना रहे, राइट्स रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल गारंटी जो की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसका वायलेशन नहीं होना चाहिए। तो एनएचआरसी क्या है? ह्यूमन वॉचडॉग है। इस आर्टिकल में हम जो एनएचआरसी का स्टेटस है जो उसे पेरिस प्रिंसिपल के अंदर हमेशा ए रेटिंग मिला करती थी, वो ए रेटिंग इस बार नहीं दी गई है और किसी भी तरह की रेटिंग नहीं दी गई है। इसे डिफरल पोस्टपोन कर दिया गया है फर्दर फ्यूचर के लिए। कौन ने ये रेटिंग नहीं दी है? The deferral was put in place by the Subcommittee on Accreditation of the Global Alliance of National Human Rights Institution GANHRI। इसकी जो सब कमेटी थी जो कि एक्रेडिशन पे बनाई गई थी, जिसका मेन काम क्या होता है, जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वर्ल्ड के उनको क्या करना? रेटिंग प्रोवाइड करना, उनको बेसिकली मान्यता प्रोवाइड करना कि ये जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसकी क्या कैटेगरी है, ये कितना गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है, कितना इंडिपेंडेंट है, उसके अलग अलग क्राइटेरिया हैं जिन क्राइटेरिया पे किसी भी कंट्री के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक्रेडिशन दिया जाता है। और उसका काम किसका है? GANHRI ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन का 2023 का जो है यहाँ पर रेटिंग प्रोवाइड की जा रही थी 2023 के लिए, जिसमें इंडिया की जो रेटिंग है उसे पोस्टपोन कर दिया गया है, स्थगन कर दिया गया है और कोई भी रेटिंग नहीं दी गई है। हालांकि बहुत सारे इंडिपेंडेंट NGOs और सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशन ये चाहते थे कि इंडिया की NHRC को B कैटेगरी में रखा जाए। पहले हमेशा इंडिया को A कैटेगरी A स्टेटस दिया जाता रहा है। 1999 में फर्स्ट टाइम इंडिया के NHRC को A स्टेटस मिला था पेरिस प्रिंसिपल के अंदर और इस जो ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है इनके द्वारा। उसके बाद लगातार जो है इंडिया को A रेटिंग मिलती आई है। हालांकि 2017 में इंडिया की जो रेटिंग थी वो उस समय भी डिफरल कर दिया गया था, पोस्टपोन स्थगित कर दिया गया था, उसको कम नहीं किया गया था। तो ए रेटिंग रही है, लेकिन उसने इंडिया को जो है कुछ क्राइटेरिया रहते हैं जो जनरली बताया जाता है कि आप इसे फुलफ़िल करिए, रीजंस बताए जाते हैं। द मोमेंट आपने वो सारी चीज़ें फुलफ़िल कर ली, आपका जो ए स्टेटस है वापस उसे रिटेन कर दिया जाता है। लेकिन अभी रिसेंटली दोबारा से जो है इंडिया को जो रेटिंग है वो नहीं दी जा रही है, उनका जो स्टेटस है उसे डिफरल किया जा रहा है। उसके रीजंस क्या हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो रीजंस बताए हैं GANHRI ने वो क्या है? पहला है लैक ऑफ डाइवर्सिटी इन स्टाफ एंड लीडरशिप, ये पहला रीज़न बताया जा रहा है। दूसरा है इनसफिशिएंट एक्शन टू प्रोटेक्ट मार्जिनलाइज ग्रुप और थर्ड है पुअर कॉपरेशन विद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब NHRC की यहाँ पर बात की जा रही है। पहला तो इनका जो स्टाफ है, लीडरशिप है, उसमें डाइवर्सिटी नहीं है और कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट में जो सरकार का इन्फ्लुएंस है वो बहुत ज़्यादा दिख रहा है, जिसके कारण ये बॉडी इंडिपेंडेंट नहीं दिख रही है। जनरली जो जजेस होते हैं उनको रिवॉर्ड देने के लिए यहाँ पर पोस्ट दे दी जाती है, जैसे कि अरुण मिश्रा की हम बात कर रहे हैं। अरुण मिश्रा अभी तक के NHRC के चेयरमैन थे, जून में उनका भी कार्यकाल ख़त्म होने वाला है और सभी लोग जानते हैं कि अरुण मिश्रा का जो कार्यकाल रहा है वो सरकार से कितना क्लोज थे, है ना। तो कहीं ना कहीं उनको रिवॉर्ड दिया गया है और इसके कारण जो NHRC है उसकी इंडिपेंडेंस पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जब तक NHRC इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रहेगी तब तक ये जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उस पर एक्ट कैसे करेगी, सरकार के दबाव में काम करेगी तो फिर काम कर पाएगी क्या। तो NHRC को ए स्टेटस तभी मिलेगा जब प्रॉपर लीडरशिप हो, डाइवर्सिटी हो और सरकार का जो इन्फ्लुएंस है वो ना हो। इसके अलावा जो मार्जिनलाइज ग्रुप है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए एक्शन लिया गया हो NHRC के द्वारा, और पुअर कॉपरेशन अगर है CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के कारण, तो इन सारे रीज़न से भी NHRC की रैंकिंग क्या की जा सकती है? रोकी जा सकती है। अब बात कर लेते हैं पेरिस प्रिंसिपल की। पेरिस प्रिंसिपल्स जिसके बेसिस पे रैंकिंग डिसाइड की जाती है वो पेरिस प्रिंसिपल है क्या, कब इंट्रोड्यूस किया गया है? यूनाइटेड नेशन ने पेरिस प्रिंसिपल्स को जो है 1993 में इंट्रोड्यूस किया था और इसे जो है किस तरीके से देखा जाता है, ये इंटरनेशनल बेंचमार्क है अगेंस्ट विच द नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन कैन बी एक्रीडेटेड। इन प्रिंसिपल के बेसिस पे, ये जो क्राइटेरिया है इनके बेसिस पे ही जितने भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उन्हें मान्यता प्रोवाइड की जाती है। वो कैसा काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इन्हीं प्रिंसिपल्स पे आधारित होती है। टोटल 6 मेन क्राइटेरिया
दिए गए हैं एनएचआरआई को जो कि फुलफ़िल करना है अगर उसे अच्छी रैंकिंग चाहिए। तो कौन कौन से 6 क्राइटेरिया हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि मैंडेट एंड कॉम्पिटेंस, ऑटोनॉमी फ्रॉम गवर्नमेंट, थर्ड है इंडिपेंडेंस गारंटी बाय स्टैच्यू और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें इंडिया की है ऑलरेडी। प्लूरलिज्म, एडुकेट रिसोर्सेज एंड एडुकेट पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 1993 में जब एनएचआरसी बनाया गया तो बहुत सारी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफ़िल की गई। जब पेरिस प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया यूनाइटेड नेशन में, तब उसमें एक ये भी चीज़ थी कि हर कंट्री को नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करना होगा, और जो नेशनल राइट ह्यूमन कमीशन होंगे उसको ये सारी चीज़ें भी फॉलो करनी होगी, पेरिस प्रिंसिपल फॉलो करना होगा। अगर पेरिस प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है तो फिर जो इंस्टीट्यूशन है GANHRI वो क्या करेंगे, इन्हीं क्राइटेरिया के बेसिस पे कंट्री के नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को ABC अलग अलग स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। हालांकि इंडिया का ये जो स्टेटस है ना, बीच बीच में जो वो डिफरल हो जाता है, हालांकि ए ही रहा है, बी अभी तक नहीं हुआ है। अब बात करते हैं कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ताकि जो स्टेटस है दोबारा से उसे इंडिया हासिल कर सके, ए स्टेटस वापस पा सके। तो जनरली क्या हो रहा है अपने यहाँ कि जो सरकार है वो किसी भी तरह के ह्यूमन राइट वायलेशन के चार्जेस को तुरंत डिसमिस कर देती है। मोदी गवर्नमेंट के ऊपर चार्ज नहीं लगा, 4 मंत्री आ जाएंगे, बोलेंगे ये तो फालतू चीज़ है, ये तो रिपोर्ट ही ख़राब है, ये तो वेस्टर्न कंट्री की हिपोक्रेसी है, और कॉल आउट करना चालू कर देंगे, जो कि एक अच्छी भी चीज़ है ना कहीं ये चीज़ अच्छी भी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग वेस्टर्न कंट्री स्पेशली दूसरों को ह्यूमन राइट वायलेशन के लेक्चर देते हैं, लेकिन खुद जो है ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे होते हैं। तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छी है, लेकिन आप किसी को हार्श टोन में बोल करके सारी रिपोर्ट को गलत खारिज कर देंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो GNHRI इवेल्यूशन प्रोसेस है ये पीयर रिव्यूड वन है। इसका मतलब क्या है, आपके जो सहकर्मी है, साथ वाली कंट्री है, टोटल 120 कंट्री मेंबर है इसमें, और यही कंट्री मेंबर आपके स्टेटस को रिव्यू करते हैं, और इसमें 1 कंट्री, 2 कंट्री, 10 कंट्री, यूरोपियन कंट्री का यहाँ पर अकेले इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बाकी कंट्री का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, और उसी के बाद जो है फाइनल डिसीजन दिया जाता है। तो गवर्नमेंट को जैसे कि बाकी क्रिटिसिज्म को वो इग्नोर और अवॉइड कर देते हैं और कॉल आउट कर देते हैं, हिपोक्रेसी मानते हैं, डिसमिस कर देते हैं, इसको डिसमिस बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और रेदर देन कि आप क्रिटिसाइज़ करो इंस्टीट्यूशन को कि ये गलत है, उससे बेहतर ये है कि आप अगर कुछ इश्यूज़ हैं, अगर आप GANHRI कुछ चीज़ों को चाहता है कि आप उसे कंप्लाई करें तो उसको आप कंप्लाई कर लीजिए, बेटर ज़्यादा यही होगा। NHRC में अगर कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है तो उसे करने की ज़रूरत है, रेदर देन आप हार्शली चिल्ला रहे हैं कि ये इंस्टीट्यूशन तो भ्रष्ट है, ये डबल स्टैंडर्ड हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ को तो इन्होंने दे दिया है, हमको नहीं दे रहा है स्टेटस। ये सारी चीज़ें करने से उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि सरकार बहुत ज़्यादा लॉबिंग कर रही है, रेदर देन लॉबिंग जो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है उसे करने की ज़रूरत है ना। जिस तरीके से अरुण मिश्रा का यहाँ पर अपॉइंटमेंट हुआ है, उस तरीके की चीज़ अगर नहीं होती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि NHRC को ए स्टेटस वापस क्या हो जाएगा, वापस आप ए स्टेटस उसे वापस मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, GANHRI, ये प्रीलिम्स में आ सकता है यार, पूछा जा सकता है आपको। पेरिस प्रिंसिपल भी, तो पेरिस प्रिंसिपल और GANHRI ये दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट है। GANHRI के बारे में पढ़ लेते हैं, पेरिस प्रिंसिपल तो पढ़ लिए। इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एंड ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1993 एज इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ठीक है, 1993 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। टोटल इसमें 120 मेंबर्स हैं, और जितने भी मेंबर हैं NHRC ही हैं, जितने भी 120 मेंबर्स हैं ये सारे के सारे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ही हैं, और यही जो है पीयर टू पीयर रिव्यू कर रहे होते हैं। इट इज़ अ मेंबर बेस्ड नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन दैट गैदर्स NHRI फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है, जेनेवा में। चीज़ें क्लियर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी, इसके ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और हमारा लास्ट आर्टिकल है राइज इन पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग ड्यू टू स्टेट एंड नॉट सेंटर। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 हेल्थ पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, डेटा बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड आर्टिकल है।
आपको ये डेटा जो है किसी भी मेंस के आंसर में आप यूज़ कर सकते हैं अपने स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए। इवन इश्यूज़ से रिलेटेड चीज़ों पर भी हम बात करेंगे तो वहाँ पर भी आप डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उसका यहाँ पर डेटा को डिस्कस किया जाएगा। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से यार बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि आजकल ये असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन आने लगे। एक स्टेटमेंट दे दिया जाता है, दूसरा पूछा जाता है दूसरा जो स्टेटमेंट है क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, नहीं है। और कई बार जो है जो सेकंड स्टेटमेंट होता है रीजनिंग वाला उसमें डेटा बेस्ड चीज़ें डाल दी जाती है जो कि पहले वाले को जस्टिफाई कर रहा होता है। तो अगर आपको पता है सेकंड वाला स्टेटमेंट तो आप आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इजी आपके लिए चीज़ें हो जाती है। कई बार आपको स्टेटमेंट 1 नहीं भी पता है तो भी अगर रीज़न पता है तो भी आप जो है इसको कर सकते हैं और बहुत सिंपल ये क्वेश्चन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे? पब्लिक स्पेंडिंग ऑन हेल्थ स्टेट वर्सेस यूनियन के बारे में बात करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार कितना खर्चा कर रहे हैं हेल्थ के ऊपर, हेल्थ सेक्टर के ऊपर। अगर आप हेल्थ के बारे में बात करें तो कौन सी लिस्ट में आता है? सब्जेक्ट लिस्ट, स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है, जो स्टेट है उनके अंदर आता है हेल्थ एज अ सब्जेक्ट। इसका मतलब जो जिम्मेदारी होगी हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर लॉ बनाने की वो किसकी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की होती है, उन्हीं का जुरिसडिक्शन होता है। लेकिन हेल्थ इतना इंपॉर्टेंट इशू है अलॉन्ग विथ एजुकेशन, एजुकेशन तो कॉन्करेंट में है लेकिन हेल्थ स्टेट में होके भी केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा खर्चा करती है, कोशिश करती है कि सभी लोगों को हेल्थ प्रोवाइड की जा सके। अनेक स्कीम चल रही है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम चलाई जा रही है जो कि किससे रिलेटेड है? हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे कि आयुष्मान भारत हो गई, है ना, जिसमें इंश्योरेंस दिया जा रहा है बीपीएल फैमिलीज़ को 5 लाख तक का हर परिवार को इंश्योरेंस दे रहे हैं। ठीक, तो अगर उनको कोई भी हेल्थ इश्यू होते हैं तो वो कोई भी हॉस्पिटल, एम्पेनल्ड हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करवा सकते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है खर्चा? केंद्र सरकार कर रही है। लेकिन हिस्टोरिकली अगर ट्रेंड देखें तो इंडिया की जो पब्लिक स्पेंडिंग है ऑन हेल्थ सेक्टर वो बहुत ज़्यादा कम है। ऑलमोस्ट 1.15% ऑफ जीडीपी के अराउंड टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर इंडिया का रहता है। लेकिन जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है 2017 की, उसमें जो है क्या सजेस्ट किया था कि कम से कम ये 1.15 से 2.5 तक के पहुंचाना है। और रिसेंटली हमें देखने को मिल रहा है कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर है वो अराउंड 2% ऑफ जीडीपी के पहुंच चुका है। इसका मतलब या तो केंद्र सरकार ने इस पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई है या फिर राज्य सरकारों ने बढ़ाई है या फिर दोनों सरकारों ने मिलकर बढ़ाई है। तो ये जो क्रेडिट दिया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ाई है, ये कहीं ना कहीं गलत है अगर हम यहाँ पर डेटा की बात करें, क्योंकि जो पब्लिक स्पेंडिंग बढ़ी है उसमें स्टेट का बहुत बड़ा रोल है। तो अब अलग अलग जो डेटा है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट वाला चार्ट है उसमें हम जो पर कैपिटा पब्लिक स्पेंडिंग है ऑन हेल्थ पीपीपी के टर्म्स में बाकी कंट्री से कंपेयर करेंगे। कितना है इंडिया का? $25। भूटान का कितना है? 69। वियतनाम 74, श्रीलंका 77, 95 इंडोनेशिया, 256 थाईलैंड, मलेशिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना। ठीक है, तो ब्रिक्स कंट्री में इंडिया सबसे पीछे। और उसके बाद आप बाकी भी देखें तो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं जो आसियान कंट्री है उनसे भी पीछे, इनफैक्ट श्रीलंका और भूटान से भी पीछे। ये चिंता की बात है। तो पर कैपिटा जो पब्लिक स्पेंडिंग की जा रही है ऑन हेल्थ पर पर्सन वो इंडिया में बहुत कम है अगर पीपीपी के टर्म्स में बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं जो यूनियन गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है और स्टेट की स्पेंडिंग है ऑन हेल्थ एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। 2013-14 से ट्रेंड है। ये ट्रेंड इंपॉर्टेंट होते हैं, ट्रेंड आपको पूछे जाते हैं। तो 13-14, 18-19 और 22-23-24। ठीक, तो यहाँ पर देखेंगे ये केंद्र सरकार का है, रेड लाइन यूनियन गवर्नमेंट का पहले कम हुआ 0.27, 0.25, 0.323। ये सब क्या है? टोटल यूनियन का परसेंटेज ऑफ जीडीपी पब्लिक स्पेंडिंग है। फिर ये थोड़ी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर 0.42 हुई। ये कोविड टाइम पे बढ़ी होगी 2019-20, 20-21 के अराउंड। ठीक है, कोविड समय में केंद्र सरकार ने काफ़ी खर्चा किया था और उसके बाद फिर लगातार कम हो गई और उसी लेवल पर आ गई जहाँ पर 2013-14 में थी। इसका मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो बिल्कुल नहीं बढ़ रही है, लगभग उतनी है, बढ़ी और कम हो गई। ठीक, ना स्टेडली इंक्रीज ना स्टेडली डिक्रीज। लेकिन जो स्टेट की स्पेंडिंग है वो देखो यहाँ बढ़ रही है, फिर बढ़ी, हल्की सी कम हुई, फिर बढ़ी बढ़ी बढ़ी। अगर पिछले 2018-19 से देखें तो 23-24 तक, 18-19 से 23-24 तक स्टेडली इंक्रीज़ हुआ है। इस तरह का स्टेटमेंट अगर आपको पूछ लिया जाता है पिछले 5 सालों में पब्लिक स्पेंडिंग बाय द स्टेट्स ऑन हेल्थ ये स्टेडली इंक्रीज़ हुई है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा?
सही होगा। तो ये आप देख सकते हैं कि जो इस स्टेट है वो लोग ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं, केंद्र सरकार बिल्कुल खर्चा नहीं कर रही है, उतना ही खर्चा कर रही है, उससे ज़्यादा खर्चा नहीं कर रही है। यहाँ पर क्या लिखा है, द चार्ट शोज यूनियन गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन हेल्थ फ्रॉम 2019 से 20 से लेकर 23-24 तक, तो ऑलमोस्ट सेम ही है ना, बिल्कुल ज़्यादा ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। 71,877 करोड़, फिर 82, 83, 72, 74 और 77, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पब्लिक स्पेंडिंग है वो उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ रही है। जो केंद्र सरकार ट्रांसफ़र कर रहा है, ये जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, वो जो ट्रांसफ़र कर रहा है पैसा स्टेट को, वो भी डायरेक्टली डिक्लाइन होता दिख रहा है। 75% था पहले 2013-14 में, अब वो धीरे धीरे डिक्लाइन होते होते 43% के अराउंड हो गया। तो कहीं ना ये भी शो कर रहा है कि सेंटर स्टेट रिलेशन जो है बहुत ख़राब हुए हैं पिछले 10 सालों में। बहुत सारे स्टेट हैं जो पैसा नहीं ले रहे हैं, जैसे कि आयुष्मान स्कीम है दिल्ली में नहीं लागू की जा रही है, दिल्ली सरकार अपनी स्कीम चला रही है। ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पर अपनी स्कीम खुद की चला रहे हैं, केंद्र सरकार से पैसा भी नहीं ले रहे हैं और केंद्र सरकार पैसा भी नहीं दे रहा है। तो जो ट्रांसफ़र हो रहा है मनी वो भी नहीं हो रहा है, इसका मतलब जो स्टेट है वो खुद का ही पैसा खर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें क्लियर है। तो ये बेसिकली आपका क्या हो जाएगा, डेटाबेस क्वेश्चन हो जाएगा। होपफुली ये सारी चीज़ें क्लियर है आपको। ये हमारा आर्टिकल था। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू एंड एन्जॉय यार, और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और कमेंट करो।